नमस्कार, वेलकम टू नवयुग। आज हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। देखिए, आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एन एसेट फॉर द बैंक। बैंक के लिए एसेट क्या होता है, व्हाट इज़ एन एनपीए अकाउंट, ये जो एनपीए है ये क्या होता है, व्हाट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट, व्हाट आर एसएमए अकाउंट्स एंड व्हाट इज़ सीआरआईएलसी। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन एसेट फॉर द बैंक, ये जानते हैं कि बैंक के लिए क्या होता है एसेट। देखिए, बेसिकली बैंक जो है वो अपनी इनकम लोन्स के थ्रू जनरेट करता है। बैंक जो भी लोन करता है उसमें बैंक ब्याज इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है और वही बैंक की इनकम होती है। तो बेसिकली जो बैंक के लोन्स हैं वो बैंक के एसेट्स हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लोन हो जिसके थ्रू बैंक को अब इंटरेस्ट न मिल रहा हो तो ऐसा लोन बैंक के लिए एनपीए बन सकता है। इनफैक्ट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मास्टर गाइडलाइंस हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस, उसमें एनपीए की डेफिनेशन देते हुए रिजर्व बैंक लिखता है, व्हेन सच एन एसेट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक इट बिकम्स एनपीए। यानी कि कोई भी लोन जब बैंक को इंटरेस्ट इनकम देना बंद कर देता है तो वो एनपीए हो सकता है। उसके कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर किसी लोन अकाउंट में 90 डेज़ तक इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना आए और जो प्रिंसिपल है वो ओवरड्यू रहता है तो उस अकाउंट को एनपीए करार कर दिया जाता है। सो ऑन द 91st डे ऐसा अकाउंट एनपीए हो जाता है। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। टर्म लोन्स वो सभी तरीके के लोन्स होते हैं जिसमें कस्टमर को बैंक को रीपेमेंट ईएमआईज़, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर करनी होती है। अगर कोई कस्टमर 90 डेज़ तक टर्म लोन की किश्त नहीं भरता जिसकी वजह से बैंक का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो नहीं हो पाता तो ऐसा टर्म लोन अकाउंट 91st डे में एनपी हो जाएगा। इसी तरह से जो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट हैं, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर रहते हैं तो वो अकाउंट्स भी एनपीए कहलाए जाते हैं। कब हम सीसी या ओवरड्राफ्ट अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर मानते हैं? An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheets, or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as out of order. किसी भी सीसी या ओडी अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर वह 90 दिन तक जो सैंक्शन लिमिट है या जो ड्राइंग पावर है, जो बैंक ने आपको लोन किया है या जो आपके स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे डीपी निकाली गई है, अगर वो कंटिन्यूसली 90 डेज़ तक जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो इस सैंक्शन लिमिट या डीपी से ज़्यादा रहता है तो ऐसे अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। And a CCOD account which is out of order is an NP account. Now ऐसे CCOD accounts जहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है वो सैंक्शन लिमिट या डीपी के अंदर है, विदिन है, लेकिन 90 डेज़ तक इन अकाउंट्स में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं आया, कोई क्रेडिट एंट्री नहीं आई, तो ऐसे अकाउंट को भी आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। एंड सच एन अकाउंट इज़ एन एनपी अकाउंट। Now, if the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted, काफ़ी बैंक्स में जो बिजनेसेस हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर काम करते हैं या बिल परचेज एंड डिस्काउंट का काम करवाते हैं। तो ऐसे बिल्स अगर पेमेंट के लिए ओवरड्यू हो जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज़ तो ऐसे अकाउंट्स को भी एनपीए माना जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर लोन्स की बात करें, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons for short duration crops, यानी कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं अगर उसमें जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की रीपेमेंट है वो ओवरड्यू हो जाती है 2 क्रॉप सीजन्स के लिए तो अकाउंट्स को एनपीए माना जाता है। एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रीपेमेंट है अगर ये ओवरड्यू हो जाती है 1 क्रॉप सीजन के लिए तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। Now, in case of interest payments, bank should classify an account as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not fully serviced within 90 days from the end of the quarter. देखिए, कई बार जो CCOD अकाउंट्स होते हैं, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स, बैंक उनको भी नॉन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अकाउंट एनपीए कर देता है।
यूजुअली ऐसे CCOD अकाउंट्स पर अगर 90 डेज़ तक इंटरेस्ट सर्व ना हो तो अकाउंट्स NPA कर दिए जाते हैं। नाउ जानते हैं क्या होते हैं ओवरड्यू अकाउंट्स। एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज़ ओवरड्यू इफ़ इट इज़ नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। जब बैंक किसी भी कस्टमर को लोन सैंक्शन करता है तो बैंक कस्टमर को एक ड्यू डेट बताता है। यूजुअली जो ड्यू डेट होती है वो मंथ का एंड होता है 30th या 31st। उस डेट तक कस्टमर को अपनी जो EMI है वो पे करनी होती है। अगर कस्टमर ऐसा नहीं करता तो जो नेक्स्ट डेट होगी उस दिन उसका जो लोन अकाउंट है वो ओवरड्यू हो गया होगा। एक बार अकाउंट अगर ओवरड्यू हो जाता है तो ऐसे अकाउंट कस्टमर्स की सिबिल को अफेक्ट करने लगते हैं। देखिए, इसीलिए बैंक्स और कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया क्लासिफिकेशन लाया जिसको कहते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। नाउ रिज़र्व बैंक कहता है बिफोर अ लोन अकाउंट टर्न्स इनटू एन NPA, banks are required to identify incipient stress in the account by creating 3 subcategories under the special mention account as given in the table below। अगर कोई कस्टमर अपनी रिपेमेंट ड्यू डेट को नहीं करता तो उसका अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है एंड बैंक इज़ इन द पोजीशन टू नो दैट देयर इज़ सम स्ट्रेस विद द बोरोवर। बैंक को ये अंदाज़ा लग जाता है कि क्योंकि कस्टमर ने अपनी इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पे नहीं किया है और उसका अकाउंट ओवरड्यू हो गया है तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द बोरोवर। हो सकता है वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करना भूल गए हों या हो सकता है कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट को NPA करने से पहले हम उसको SMA कैटेगराइज करते हैं। इसमें आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। कस्टमर की जो EMI की ड्यू डेट थी अगर उसके अगले 30 डेज़ तक कस्टमर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो ऐसे अकाउंट्स को SMA 0 कहा जाता है, जहाँ पे जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो अप टू 30 डेज़ ओवरड्यू हो गई है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है अगर वो 31 से 60 दिन तक ओवरड्यू रहता है तो उसको SMA 1 कहते हैं। एंड इसी तरह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर 61 to 90 डेज़ ओवरड्यू रहता है तो ऐसे अकाउंट्स को SMA 2 कहते हैं। ऑन द 91st डे ये अकाउंट NPA क्लासीफाई कर दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर SMA अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है ड्यू डेट। आपकी EMI की जो भी ड्यू डेट है अगर आप एक दिन भी लेट होते हैं तो आपका अकाउंट ओवरड्यू स्टेटस में चला जाता है और इस ड्यू डेट के अगर अप टू 30 डेज़ आपका अकाउंट ओवरड्यू है तो आपको SMA 0 कैटेगरी में माना जाता है। इसी तरह से आपका जो लोन अकाउंट है अगर उसकी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट 31 से 60 दिन ओवरड्यू है फ्रॉम द ड्यू डेट उसको SMA 1 अकाउंट कहा जाता है। एंड इट इज़ सेड SMA 2 अकाउंट्स इफ़ द रीपेमेंट इज़ ओवरड्यू फ्रॉम 61 to 90 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट। नाउ एक बार जब कस्टमर का अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक एसेट की रिकवरी करने के लिए लीगल प्रोसेस को फॉलो करता है। बैंक आपको नोटिस निकालेगा। अगर लोन में कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज थी तो बैंक सर्फेसी के अंडर एक्शन शुरू करता है। अगर आपने अपने लोन में बैंक को कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स दिए थे तो बैंक सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट के तहत आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। सो बेसिकली एक बार जब अकाउंट NPA हो जाता है इन NPA अकाउंट्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है इनटू सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। बेसिकली बैंक्स को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार अपने NPA अकाउंट्स पर प्रोविज़न करना होता है। देखिए, बैंक जो है वो जो कस्टमर से डिपॉजिट लेता है या जो मार्केट से पैसा उठाता है उसी को आगे लेंड करता है, उसी को लोन के तौर पर आगे देता है। एंड बैंक इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट इनकम। बैंक डिपेंड करता है कि कस्टमर उसकी इंस्टॉलमेंट्स लौटाएंगे और वो जो इंटरेस्ट इनकम है वही अल्टीमेटली बैंक की प्रॉफिट का पार्ट बनता है। लेकिन अगर जब अकाउंट NPA हो जाता है, बैंक इज़ नॉट अर्निंग एनी मोर इनकम फ्रॉम सच एन अकाउंट, तो बैंक को उस अकाउंट को NPA करके उसके लिए प्रोविज़न करना होता है, यानी कि अपनी बुक्स में से, अपने प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा किनारे करना होता है। So if we talk about classification of NPA accounts are classified into substandard assets, doubtful assets and loss assets. The classification is based on the timeline. Now substandard assets accounts वो होते हैं जो एक बार अकाउंट NPA हो जाए, NPA होने से अगले 1 साल तक अकाउंट को सबस्टैंडर्ड अकाउंट कहा जाता है। अगर हम डाउटफुल अकाउंट्स की बात करें तो ऐसा लोन अकाउंट जो NPA हो चुका है और NPA होने के 13वें महीने से अकाउंट को डाउटफुल एसेट माना जाता है, क्योंकि पहले 12 महीने जो NPA अकाउंट है उसको सबस्टैंडर्ड एसेट माना जाता है।
And similarly, there are loss assets. A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection, but the amount has not been written off wholly. In other words, such an asset is considered uncollectible and of such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted, although there may be some salvage or recovery value. देखिए, एक बार बैंक लोन अकाउंट को अगर बैंक का जो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर है या जो आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम है वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोन अकाउंट से किसी भी तरह की कोई रिकवरी या इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो बैंक ऐसे अकाउंट को लॉस एसेट्स में डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके लिए उनको 100% प्रोविज़न करना होता है। देखिए, ऐसे अकाउंट्स जहाँ पर फ्रॉड हुआ है या जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसमें सिवियर इरोजन है, ऐसे अकाउंट्स को भी बैंक डायरेक्टली डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकता है। In respect of accounts where there are potential threats for recovery on account of erosion in the value of security or non-availability of security and existence of other factors such as frauds committed by borrowers, it will not be prudent that such accounts should go through various stages of asset classification. यानी कि ऐसे अकाउंट्स में जहाँ या तो बॉर्रोवर ने बैंक के साथ फ्रॉड किया है या जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसमें सीरियस इरोजन है, ऐसे अकाउंट्स को बैंक डायरेक्टली डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर किसी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में जो इरोजन है वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को 50% से कम कर देता है तो ऐसे अकाउंट को बैंक्स डायरेक्टली डाउटफुल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से अगर किसी सिक्योरिटी की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 10% से कम रह जाती है तो ऐसे लोन अकाउंट को बैंक डायरेक्टली लॉस कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकता है। बैंक को 100% प्रोविज़न करना होगा एंड ग्रेजुअली ऐसे लॉस अकाउंट्स को बैंक अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर देता है। देखिए, इंडिया में बढ़ते हुए एनपीएस को मद्देनज़र रखते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करी जिसको CRILC बोलते हैं। ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जिसमें बैंक्स आपस में ऐसे सभी लोन अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिनकी वैल्यू 5 करोड़ एंड अबव है। जैसे ही ये अकाउंट्स SMA होते हैं, बैंक्स को ये इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल, इस रिपोजिटरी में अपडेट करनी होती है। द नेम इज़ CRILC, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। जैसा कि नाम ही बताता है, इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ इन्फॉर्मेशन सूचना दी जाती है ऑन लार्ज क्रेडिट्स, बड़े लोन अकाउंट्स में, जो कि ₹5 करोड़ एंड अबव है। So banks are required to report credit information including classification of an account as SMA to CRILC on all their borrowers having aggregate fund-based and non-fund-based exposure of ₹50 million, which is ₹5 crore and above with them. However, crop loans are exempted from such reporting, but banks should continue to report other agriculture loans in terms of the above instruction. तो जो क्रॉप लोन्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं CRILC, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स में रिपोर्टिंग के लिए। अगर आप चाहें तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर डायरेक्शंस हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस, आप इस मास्टर डायरेक्शन को पढ़कर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग नवयुग। नमस्कार।